गजा में आरजी जंग बंदी की कोशिशें फायदा मंद साबित न हो सकी। सियोनी फौज ने मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिसके बाद इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 20,000 हो गई है। आलमी इदारा रेड क्रॉस के मुताबिक गजा तनाज़े को बैनुल-अक़वामी बरादरी की अखलाकी नाकामी करार दे दिया गया। गजा से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद पर वोटिंग मुसलसल दूसरे रोज भी मौखर कर दी गई है। नई करारदाद पर वोटिंग अब आज से शुरू होगी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 35 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है। कर्ज की मंजूरी राइज टू प्रोग्राम के तहत दी गई। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को मईशत में इस्तेहकाम के लिए रिफॉर्म्स की पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा। कैपिटल हिल हमला केस में अमरीकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदारती उम्मीदवार हैं जिन्हें नाअहली का सामना करना पड़ा। साबिक सदर को 4 जनवरी तक अपील का हक भी दिया गया है। अमरीकी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस होने की वजह से इंतखाबात लड़ने के अहल नहीं। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि पाकिस्तान को ताहाल सरहद पार से दहशतगर्दी के खतरात का सामना है। जो हथियार तालिबान के हाथ लगे वो अमेरिका के नहीं, अफगान नेशनल आर्मी के हैं। कांग्रेस की मंजूरी से अफगान आर्मी की हथियारों से मदद की। पाकिस्तान अमेरिका का दरीना शराकतदार है और रहेगा भी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक के नुमाइंदों से तवील मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते और मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमरीका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने फौज के सरबराह समेत मुख्तलिफ सियासी और अस्करी हुकाम से मुलाकातें भी की। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला जारी है। कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और सिंध हाई कोर्ट बार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठा दिए हैं। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम करने का मुतालबा। एलामिया में पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि तासुर बढ़ रहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार का मौजूदा सूरत हाल पर ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन भी बुलाने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबा भर में स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए अरासी का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। प्रोजेक्ट के तहत पंजाब भर में 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 23 स्मार्ट पुलिस स्टेशन पहले फेज में बनेंगे, जबकि दीगर अजलाफ में भी 17 स्मार्ट पुलिस स्टेशन कायम होंगे।
کرکٹ کے بعد اب ٹینس کو بھی بھارت نے سیاست آلودہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان میں ڈیوس کپ نہ کھیلنے کے لیے بہانے شروع کر دیے گئے۔ ڈیوس کپ 2024 کے فروری میں ہونے والے میچز کی میزبانی کے فیصلے کے خلاف بھارت نے انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن میں اپیل کر دی ہے۔ قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے دورہ نیوزی لینڈ کے لیے ٹی20 اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ پی سی بی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہاب ریاض نے بتایا کہ 17 رکنی ٹی20 اسکواڈ میں کپتان شاہین افریدی، عامر جمال، عباس افریدی، ابرار احمد، اعظم خان، بابر اعظم، فخر زمان، حارث رؤف، حسیب اللہ، افتخار احمد، محمد نواز، محمد رضوان، وسیم، سعد فرحان، سائم ایوب، اسامہ میر اور سمان خان شامل ہیں۔ اداکارہ مومنہ اقبال اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز پروجیکٹ کے تحت تھانوں کی اپ گریڈیشن، فوری سروسز اور آئینی خوبصورتی سے متاثر ہوئی۔ تھانہ مستی گیٹ پہنچ گئی۔ اے ایس پی شاہد اسحاق نے ان کا استقبال بھی کیا۔ ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا نے مومنہ اقبال کو تھانوں کی سروسز سے آگاہ کیا۔ مومنہ اقبال نے کہا کہ بحیثیت خاتون تھانے میں آ کر احساس تحفظ محسوس ہوا۔ انہوں نے آئی جی پنجاب کے احکامات کی روشنی میں تھانوں کی اپ گریڈیشن اور تعمیرات و کاموں کو خوب سراہا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر۔ میں ہوں عشاء لیاقت۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے عالمی منظرنامے پر جنگی صورتحال سے متعلق بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ غزہ میں عارضی جنگ بندی کی کوششوں کے ساتھ خون ریزی بھی جاری ہے۔ صہیونی فوج نے مزید 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جس کے بعد اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 52,000 سے زائد زخمی ہونے کی رپورٹس موصول ہوئی ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی بتائی جاتی ہے۔ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی کے شمال اور جنوب میں ہر طرف بمباری کر رہی ہے۔ رفح میں رہائشی عمارتوں پر بمباری سے 50 افراد شہید ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد فلسطینی ملبے تلے دب گئے ہیں۔ بمباری سے زخمی ہونے والوں کو الاقصی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ صہیونی فوج کے جبالیہ میں پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 13 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ جبالیہ غزہ میں موجود 8 پناہ گزین کیمپوں میں سے ایک بڑا کیمپ ہے، جس میں 1,16,000 رجسٹرڈ مہاجرین رہائش پذیر ہوں گے۔ ان کی اکثریت اس وقت خوراک اور پانی سے محروم ہو چکی ہے اور اوپر سے آئے روز بمباری کی جا رہی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے العدوان ہسپتال سے 80 میڈیکل سٹاف سمیت 240 افراد کو گرفتار کر لیا۔ جنگ کی وجہ سے غزہ کے بیشتر ہسپتالوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ شمالی غزہ میں صحت کی خدمات سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ دوسری جانب عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل غزہ میں ایک اور عارضی جنگ بندی پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ کے صدارتی آفس سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہم یرغمالیوں کی رہائی کے لیے غزہ میں انسانی بنیادوں پر ایک اور وقفہ چاہتے ہیں۔ قطر اور مصر کی جانب سے غزہ میں نئی جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں۔ نئی جنگ بندی پر بات چیت کے لیے قطری اور اسرائیلی حکام کی گزشتہ دنوں ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے $35 کروڑ قرض کی منظوری دے دی ہے۔ ورلڈ بینک کی جانب سے $35 کروڑ قرض کی منظوری راج 2 پروگرام کے تحت دی گئی۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کو معیشت میں استحکام کے لیے ریفارمز کی پالیسی پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ مستحکم گروتھ کے لیے مالیاتی نظم و نسق پر عمل درآمد ضروری ہے۔ ورلڈ بینک کی جانب سے فراہم کردہ رقم ادارہ جاتی اصلاحات اور مستحکم گروتھ اور ہدف حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوگی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کیپٹل ہل حملہ کیس میں امریکی عدالت کی جانب سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی ریاست کولراڈو کی سپریم کورٹ نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدارتی امیدوار ہیں جنہیں نااہلی کا سامنا کرنا پڑا۔ سابق صدر کو 4 جنوری تک اپیل کا حق بھی دیا گیا۔ امریکی عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ
کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث ہونے کی وجہ سے انتخابات لڑنے کے اہل نہیں رہے۔ سابق صدر کو بغاوت یا بغاوت میں ملوث افراد کو عہدہ سنبھالنے سے روکنے کے امریکی آئین میں موجودہ شق کے تحت نااہل کیا گیا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ پاکستان کو تاحال سرحد پار سے دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے۔ جو ہتھیار طالبان کے ہاتھ لگے وہ امریکہ کے نہیں، افغان نیشنل آرمی کے ہیں۔ ترجمان امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل جان کربی نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ کانگریس کی منظوری سے افغان آرمی کی ہتھیاروں سے مدد کی، انہیں مضبوط کیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے قبضے کے بعد یہ ہتھیار ان کے ہاتھ لگ گئے۔ کچھ افغان نیشنل آرمی حکام نے طالبان سے لڑائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ جان کربی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کا دیرینہ شراکت دار ہے اور رہے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کی واشنگٹن میں امریکی تھنک ٹینک کے نمائندوں میڈیا کے ساتھ خصوصی ملاقات۔ سربراہ پاک فوج جنرل عاصم منیر کی پاکستانی سفارت خانے میں ملاقات تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ آرمی چیف کے سفارت خانے آمد پر پاکستانی سفیر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر پاک امریکہ تعلقات، خطے اور ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے بات چیت کے دوران علاقائی سلامتی، بین الاقوامی دہشت گردی اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا۔ آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو، کشمیری عوام کی امنگوں کو اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے اور کوئی بھی یک طرفہ اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اس تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے خاتمے، انسانی ہمدردی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل کے نفاذ کی فوری ضروریات پر بھی زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقائی استحکام اور عالمی امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کئی دہائیوں سے بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال خدمات اور قربانیاں دی ہیں۔ پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت سے ہی آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رکھی جائے گی۔ جنرل عاصم منیر کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جیو پولیٹیکل اور جیو اکانومک دونوں نقطہ نظر سے اہم ترین ممالک میں سے ہے۔ پاکستان وسطی ایشیا کے دیگر ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنے کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تمام دوست ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اعجاز ڈوگر سے۔ جی اعجاز ڈوگر، آرمی چیف کے دورہ امریکہ پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جو ہے وہ ابھی حالیہ دورے پہ امریکہ میں گئے ہیں، جو بڑا کامیابی سے جاری ہے۔ بہت ساری امپورٹنٹ ملاقاتیں وہاں پہ جاری ہیں اور کامیاب ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی ایسے نہیں ملاقاتیں ہو گئی ان کی۔ ابھی دیکھیں کل جو ہے ان کی امریکی تھنک ٹینک سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، اور جو امریکی تھنک ٹینک سے ملاقات ہوئی اس میں آرمی چیف نے جو علاقائی سلامتی اور جو بین الاقوامی دہشت گردی کے معاملات چل رہے ہیں اس پہ بڑا واضح موقف پاکستان کا سامنے رکھا کہ پاکستان کا اس کو استحکام کو، اسٹریٹجک استحکام پر پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے اس کو اجاگر کیا اور واضح کیا کہ پاکستان جو ہے ہمیشہ سے دہشت گردی کے خلاف جو ہے قربانیاں دیتا ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ دنیا میں امن اور اسپیشلی جنوبی ایشیا میں امن جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ لیکن چونکہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی دہشت گردی میں پیش رہا ہے اور اس نے اس خطہ جو ہے اس میں امن جو ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارا پاکستان اور پاکستان فوج کا اس میں بڑا واضح موقف ہے۔ اس پہ کشمیر کے حوالے سے بڑا فوکس کیا جو آرمی چیف سید عاصم منیر ہے، انہوں نے کہا جی دیکھیں کشمیریوں کی امنگوں کے خلاف کوئی فیصلہ جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور یہ بین الاقوامی تنازع جو ہے یہ تصدیق شدہ ہے اور ان کی ایسے تنازع کے اوپر اگر اس کے ماحول کو چینج کیا جائے، اس کے نقطہ نظر کو چینج کیا جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ہم ہونے دیں گے۔ اس کے علاوہ لگتا ایسے تھا جیسے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جو ہے وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ جتنے مسلم امہ ہے
उनका मसला लेके वहां पे गए हुए थे और उनका डिस्कस कर रहे थे कि मुसलमान जो है वो दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान अमन के ख्वाहिशमंद है। गजा के हवाले से भी उन्होंने डिस्कस किया कि वहां पे जो है इंसानी हमदर्दी के तहत वहां पे जंग बंदी होनी चाहिए और वहां पे इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, वहां पे खुराक की कमी है, अदवायात की कमी है, वहां पे इन सारी चीजों को पूरा करना चाहिए। और स्पेशली जो है इसमें आर्मी चीफ ने हमारे यहाँ पे हमारे मुआशी, हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी जो मामला थे उनका बड़ा वाज़िया नुक्ता नजर वहां पे रखा और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने इस बात को जो है अया कर दिया कि पाकिस्तान का मौकफ एक ही है कि हम जो है दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और हम बिल्कुल अपने इस जनूबी एशिया बल्कि बैन अवी देखें, अभी हालिया में 12 दफा पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया में जिस तरीके से वहां पे अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पे आप देखें मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पे जो आवाज उठाता है उसके खिलाफ, मोदी के खिलाफ, उसको देखें कनाडा में जाके कत्ल कर दिया जाता है, कभी अमेरिका के अंदर हमला कर दिया जाता है। तो इसके ऊपर वाज़िया मौकफ था पाकिस्तान का कि पाकिस्तान जो है अमन ख्वाहिशमंद है और पाक फौज जो है वो भी अमन की ख्वाहिशमंद है और अमन के लिए वो कोशां है। जी, सीनियर तजियाकार इजाज डोगर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला जारी है। कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। उम्मीदवार शाम 4:30 बजे तक कागजात हासिल कर सकते हैं। उम्मीदवार आज से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे, जबकि आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम का मुतालबा कर दिया है। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है जिसमें इलेक्शन कमीशन से कागजाती नामजदगी की वसूली के दिन बढ़ाने का मुतालबा हुआ। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल में कागजाती नामजदगी जमा कराने के लिए 3 दिन का वक्त रखा है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने मुतालबा किया कि सियासी जमातों ने इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई सतह पर उम्मीदवारों को पार्टी टिकट तकसीम करने हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और सिंध हाई कोर्ट बार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तहफुजात का इजहार करते हुए हल्का बंदियों पर एतराज उठा दिए। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जारी एलामिया में इंतखाबी तरीकाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर तहफुजात का इजहार करते हुए तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके फराहम करने का मुतालबा किया गया। एलामिया में पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि तासुर बढ़ रहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकता। इलेक्शन कमीशन का तर्ज अमल इंतखाबात की सालमियत पर संगीन शकूक को जन्म दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के हर अमल की तौसीक की बजाय तजादात को देखे और इनका नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा करते हुए मौजूदा सूरत हाल पर ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन भी बुलाने का ऐलान किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील काजिम मिसबाह और प्लेडर राना इरफान अदालत पेश हुए, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इरफान भोला और सुहेल आरिफ भी अदालत पेश हुए। केस में आम शहरियों की जानिब से दायर दरखास्तें बहाल करने की इस्तदा की गई, जबकि नवाज शरीफ जायदाद नीलामी के अदालती अहकामात पर मज़कूरा दरखास्तें दायर की गई थी। वकील सफाई ने अदालत को बताया है कि दरखास्त गुजारों के एतराज़ात थे, कानून में तरमीम के बाद उन पर समाअत मुलतवी कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबा भर में स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए अरासी का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें 737 थानों की तमीर और मुरम्मत,
आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबा भर में स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए अराजी का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ जिसमें 737 थानों की तामीर और मुरम्मत, बहाली और स्मार्ट पुलिस स्टेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में स्मार्ट पुलिस स्टेशन में फराहम करदा सहूलतों बारे भी गौर किया गया। इजलास के दौरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हर बेज़मीन थाने के लिए अराजी मुख्तस करने की हिदायत की। स्मार्ट पुलिस स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत पंजाब भर में 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 23 स्मार्ट पुलिस स्टेशन पहले फेज में बनेंगे, जबकि दीगर इस्लाह में भी 17 स्मार्ट पुलिस स्टेशन कायम होंगे। और आपको बताएं कि शहर कायद के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान है। विफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई है, जिस पर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा आज समाअत करेगा। बिजली की कीमत में इजाफा गुज़िश्ता माली साल की दूसरी और तीसरी छमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है, जिसके मुताबिक जनवरी था मार्च 2023 की छमाही एडजस्टमेंट में ₹1.25, जबकि अक्टूबर था दिसंबर 2022 की छमाही एडजस्टमेंट में 47 पैसे फी यूनिट इजाफा तलब किया गया। कराची के सारिफिन के लिए बिजली की कीमत मजीद इजाफे का इम्कान। विफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दी गई, जिस पर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा आज समाअत करेगा। बिजली की कीमत में इजाफा गुज़िश्ता माली साल की दूसरी और तीसरी छमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। और आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज होने वाले 1748 अफगान शहरियों में 464 मर्द, 315 खातीन और 967 बच्चे अपने मुल्क वापस चले गए हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 65 गाड़ियों में 73 खानदानों ने अपने वतन वापसी में अमल लाई है। 19 दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बशिंदों की कुल तादाद 4,40,124 तक पहुंच चुकी है और वापसी का यह सिलसिला जारी और सारी है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में रजा अली खान की किताब चीन, पाकिस्तान, ईरान सहफरीकी ताल्लुकात पर तकरीब रोनुमाई मुनक्किद हुई। तकरीब में मुख्तलिफ थिंक टैंक्स, माहिरीन तालीम, सिविल और मिलिट्री अफसरान और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। माहिरीन तालीम ने किताब पर अपने तासुरात का इजहार किया। डॉक्टर मोहम्मद खान, चेयरमैन शोबा सियासत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात ने मुसन्निफ की इल्मी जुस्तजू को सराहा। उन्होंने मशरिक़ वस्ता के मौजूदा सूरत हाल का हवाला देते हुए मुसन्निफ की बसीरत और दूर अंदेशी का भी इतराफ़ किया। डॉक्टर आमना महमूद ने मुसन्निफ की इल्मी तहकीकी काम को मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर मोहम्मद रियाज शाद ने मुसन्निफ के इल्मी काविश और किताब के समाजी तनाजुर को सराहा। आपको बताएं कि नौजवान लीडर बैरिस्टर सरदार हमाद मजारी ने अपने भाई जवाद मजारी से मुशावरत के बाद PP 297 और NA 179 में मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि नौजवान लीडर बैरिस्टर सरदार हमाद मजारी ने अपने भाई जवाद मजारी से मुशावरत के बाद PP 297 और NA 179 में मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर को सपोर्ट करने का फैसला किया है। हल्का MPA के लिए साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी और MNA के लिए सरदार रियाज महमूद मजारी उम्मीदवार होंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी का रावलपिंडी में गुटखा फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। फूड सेफ्टी टीम के बंगिश कॉलोनी और बोस्तान खान रोड पर मौजूद 5 शॉप्स पर छापे, 700 साशे गुटखा तल्फ कर दिया। 2 शॉप्स मालिकान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि पाबंदी के बावजूद 5 शॉप मालिकान ममनुआ गुटखा फरोख्त कर रहे हैं। गुटखे को खुफिया जगह पर छुपा कर रखा गया था। नौजवान नस्ल गुटखे के इस्तेमाल से गुरेज करे। खबर शामिल करेंगे थाना खुड़िया से, जहां पुलिस कसूर की बड़ी कार्रवाई हुई है। डकैती और रोड रॉबरी की वारदातों में मतलूब बैनुल अज़लाई रुकनी 3 रुकनी नासर उर्फ नासरी डॉन डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग ने डकैती और रॉबरी की 29 वारदातों का इंकशाफ किया है। DPO कसूर तारिक अजीज संधू की खुसूसी हिदायत और
SDPO सिटी सर्कल सैफुल्ला भट्टी के रहनुमाई में SHO थाना खुटिया खास आबिद महमूद चीना और उनकी टीम ने नासिर डॉन डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की काम करदा सिंध इलेक्शन कमेटी की अपील पर कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस वक्त हमारे रिपोर्टर नूर अमीन वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। जी नूर अमीन, बताइएगा सहाफियों की जानिब से क्या मुतालबात पेश किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कायम करदा सिंध एक्शन कमेटी की अपील पर सिंध भर के प्रेस क्लब्स के सामने जो एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में कराची प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया, जिसमें साफी तंजीमों की जानिब से मुतालबा किया गया कि जान मोहम्मद मेर के कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और दीगर जो शहीद साफी है उनके फैमिली को इंसाफ फराहम किया जाए। और साथ में यह भी कहा गया कि इस वक्त साफियों की जो जबरी बरतरफी है उससे फिलफौर रोका जाए। इस वक्त साफी रहनुमा जो वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। होता ये था कि सहाफत में ठीक है हम भी गलतियाँ करते हैं, हम तो इंसान हैं, कोई फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन हमने जब भी खबर देते हैं तो तनकीद पे अगर देते हैं तो उस तनकीद को अगर वो अपनी इसलाह समझ लें तो बहुत शानदार उनका अपना किरदार हो जाएगा। देखिए जो होता है, बाज लोग बोलते हैं कि कातिल गिरफ्तार, तो भाई शहीद लियाकत अली खान के कातिल गिरफ्तार हो गए क्या इस मुल्क में? शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल गिरफ्तार हो गए क्या इस मुल्क के अंदर? इतने बड़े बड़े शख्सियात। तो हम तो कह रहे हैं हमारी जद्दोजहद, जैसे आने वाला साल सहाफ़त के तक़द्दुस और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का साल होगा इंशाअल्लाह। तो ये देखें ना, ये स्ट्रगल का ये तरीका होता है, ये एक जद्दोजहद होती है सारी। तो ये हम कहते हैं हमारा काम है सच बोलना, हक बोलना। ये जो बोलते हैं ना लिफाफा साफ़ी, मैं आज दावे से कहता हूँ, जिसको ये लिफाफा जो भी देगा, बोलेगा वही, लिखेगा वही जो उसके दिमाग में। आप कितने लिफाफे दे दें उसको, क्योंकि उसकी नेचर है, वरना वो साफ़ी नहीं होगा। साफ़ी तो लिफाफा भी दे देंगे ना उसको, लिखेगा उसने वही है। बिटवीन द लाइन, ओपन द लाइन, अबव द लाइन, लिखेगा वही जो उसके, लिखेगा भी और बोलेगा भी। और इस बात का हमने पहले भी बहुत बार जिक्र किया है कि कातिलों को गिरफ्तार करने में हुकूमत वक्त और इदारे जो है ना वो सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं और कोई आदमी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। हम आज इस प्लेटफार्म से एक मरतबा फिर हुकूमत और इदारों को ये कहते हैं कि उनको मुतनब्बे करते हैं कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ जो साफी रहनुमा मौजूद थे उनसे हमने आपकी बात करें, इनके जानिब से मुतालबा किया गया कि सिंध हुकूमत से बिलखुसूस मुतालबा किया गया कि जान मोहम्मद मेर के कातलों को फिलफौर गिरफ्तार। पाक फौज की जानिब से शुमाली वजीरिस्तान में विमेन डिग्री कॉलेज में रामशाह की खवातीन को जदीद अलूम का तोहफा। विमेन डिग्री कॉलेज में रामशाह की कंप्यूटर लैब मुकम्मल फाल कर दी गई। पिछले कुछ अरसे से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तालिबात को बिजली की अदम दस्तयाबी और कंप्यूटर खराब होने की वजह से जदीद अलूम और कंप्यूटर की तालीम हासिल करने में दुश्वारी का सामना था। पाक फौज ने कंप्यूटर लैब की मुकम्मल बहाली के बाद जदीद सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए। कंप्यूटर लैब में बिजली की मुस्तकिल फराहमी के लिए सोलर सिस्टम भी मुंसलिक किया गया। कॉलेज इंतजामिया और तालिबात ने पाक फौज के इस एहसन इकदाम का न सिर्फ भरपूर खैर मकदम किया बल्कि भरपूर शुक्रिया भी अदा किया। पाक फौज का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वो हमारे कंप्यूटर्स को उन्होंने ठीक करवाया है। इसके अलावा ना सिर्फ उन्होंने ठीक करवाया है बट वो उन्होंने हमारे सोलराइजेशन की सहूलत भी फराहम की है। लड़कियाँ यहाँ पर फीमेल जो हैं वो कुछ आकर कुछ नया सीख पाए, ये बहुत ही एक खुशाइन बात है हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच अगेन टू। खबर आपको दें कि NF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। 5 कार्रवाइयों के दौरान 91 किलोग्राम से ज्यादा मुनशियात बरामद, 2 मुलजमान गिरफ्तार। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर के जूतों और बैग से 1.796 किलो आइस बरामद कर ली गई है। मुलजिम सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहा था। रावलपिंडी में वाक़िया कुरियर ऑफिस में भी बरतानिया से भेजे गए पार्सल से 76 ग्राम वीड पकड़ी गई है। RCD विडतर के करीब ही ट्रक से 48 किलोग्राम चर्स बरामद हुई है, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चिश्तियां बार एसोसिएशन के साल 2024 और 25 के नए ओहदेदारान के इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। किसके सर पर होगा ताज, करना होगा थोड़ा और इंतजार। इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई।
तेजी के साथ कैंपेन का सिलसिला भी जारी है। दिलचस्प मुकाबले के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से, जो इस वक्त उम्मीदवार बराए सदर एडवोकेट हाईकोर्ट गुलाम रसूल आकू के साथ मौजूद हैं। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिश्तिया में इलेक्शन के लिए जो बार एसोसिएशन है उसकी जानिब से कैंपेन का सिलसिला जो है वो जारी कर दिया गया है। इलेक्शन के हवाले से शेड्यूल भी जारी हो चुका है। अगर बताते चले तो यहाँ पर तमाम तर जो कैंडिडेट हैं सेक्रेटरी और सदर के हवाले से उनकी जानिब से बड़ी तेज़ी के साथ कैंपेन और तैयारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। तो मेरे साथ यहाँ पर जो सदर के उम्मीदवार है गुलाम रसूल आकूका साहब, उनसे बात करेंगे कि सर बताइएगा इस हवाले से क्या कहेंगे आप, क्या कहते हैं कि अगर इलेक्शन आप जीत जाते हैं तो वकला के लिए क्या इक़दाम करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मुझे बतौर सदर इत्तेहादी ग्रुप्स जो है प्रोफेशनल लायर ग्रुप, इंडिपेंडेंट लायर ग्रुप और दीगर ग्रुप्स ने नामजद किया है और इंशाल्लाह मेरे साथ जो जितने भी दोस्त हैं वो मुखलिस है, अच्छी कैंपेन कर रहे हैं और मुझे अपने अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि हम भारी मैंडेट से जीतेंगे। और अगर हम बरसर इक़्तिदार आए, क्योंकि साहब का भी हम बरसर इक़्तिदार आ रहे हैं, तो बार की वेलफेयर के लिए इंशाल्लाह ताला जो वकला के मसाइल हैं, अदालतों के या सियासी मसाइल हैं, जितने भी हैं वो इंशाल्लाह मैं ईमानदारी से सर अंजाम दूँगा। और इस वक्त जो है मेरे साथ ज़िया कमर साहब खड़े हैं, तो ये भी मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि मेरा पैनल पूरा जीतेगा। मेरे साथ है वकास अशरफ साहब, वो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, और आज़म मंजूर जवेद साहब वो नायब सदर के उम्मीदवार हैं। तो तीनों की जो कैंपेन है बड़ी भरपूर तरीके से हो रही है और हम इंशाल्लाह जीतेंगे। जी बिल्कुल, ये थे जी गुलाम रसूल आकूका साहब जो कि सदर के उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि अगर इस बार हम इलेक्शन जीते हैं तो वकला की वेलफेयर के लिए हम जो भी इकदाम हो सके हम करेंगे और इनको एक प्लेटफार्म पर लेकर चलेंगे। जी एबटाबाद जिले इंतजामिया की कमजोर गिरफ्त आटे की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। 20 किलो आटा 3000 रुपए में फरोख्त होने लगा। अफसरान अपने दफातर तक ही महदूद हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं एबटाबाद में मौजूद अपने नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेन बाजार एबटाबाद में हम मौजूद हैं। इस वक्त आटे की कीमतों में मनमाना इजाफा किया जा चुका है। एबटाबाद में 20 किलो आटा तकरीबन 3000 रुपए में पहुंच चुका है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं वो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं। क्या कह रहे थे? जो कह रहे थे 1500 का आटा था, मरियम नवाज उछल उछल के कह रही थी हाय अवाम मर गई, 1500 का तोड़ा कर दिया है, अवाम का चूल्हा नहीं जल रहा। तुम कहाँ गई जहाँ 3200 का तोड़ा तुम दे रही हो? तुमको शर्म नहीं आता? तुम्हारे ये आंखें भूखी हैं। चोरियां ना करते ये आता ना, इनको वो नंगा करता, इनके सारे सिस्टम को नंगा करके चला गया है। अभी फूड का देखें आप क्या असर किया है। 1500 का तोड़ा था लेकिन अवाम के लिए इलाज सबसे कीमती था। आवाम के गुर्दे ख़त्म हो जाते थे केमिकल खा खा के। मैंने इनको बहुत ज़ोर लगाया है, इन्होंने आवाम को मेडिकल का रिलीफ दिया है, कौम के लिए वो अच्छा था। अच्छा मुझे ये बताएंगे, एबटाबाद में आटा इस वक्त बड़ा महंगा हो चुका है। 20 किलो आटे का तोड़ा 3000 रुपए में मिल रहा है। आपने इंतजामिया को कभी देखे एबटाबाद मेन बाजार में? कोई भी नहीं देखा। क्या समझते हैं, आटा सस्ता है महंगा है? महंगा है ना, आटा महंगा है। कोई भी नहीं इंतजामिया या पाकिस्तान का कोई आदमी, यानी कि इसका है ही कोई नहीं है, इंतजामिया है ही कोई नहीं है। यहाँ कौन है? कोई भी नहीं। ये सब जो भी हैं लुटेरे हैं। एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, वो सब कहते हैं लुटेरे हैं। यहाँ कुछ भी। एबटाबाद के अंदर आटा इस वक्त 20 किलो आटा जो है वो 3000 रुपए तक पहुँच गया। आपने कभी इंतजामिया को बाजार में देखा? नहीं देखे, किसी को नहीं देखा। क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया? बस अल्लाह ही माफ करे, अल्लाह बिल्कुल जी, शहरियों से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि ज़िले इंतजामिया एबटाबाद मेन बाजारों का रुख नहीं करती, जिसके बायस आटे की जो कीमतें हैं वो 3000 रुपए तक पहुंच चुकी हैं। एबटाबाद के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट हो, हलाल फूड अथॉरिटी को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कोई भी एबटाबाद बाजार का दौरा नहीं करता, जिसके बायस आज एबटाबाद में आटा जो है वो गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। लाहौर निश्तर कॉलोनी के इलाका में 150 से ज्यादा वारदातें करने वाला जेर हिरासत मुलजिम गुलाम मुस्तफा अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गया। मुलजिम को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन के डीएसपी हुसैन हैदर ने अपनी टीम के हमरा निश्तर कॉलोनी के इलाके में वारदात के दौरान शहरी को कत्ल, जबकि फैसल टाउन में वारदात के दौरान शहरी को जख्मी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। इसी पर मजीद तफसीलात लेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक? हाँ जी बिल्कुल, ये लाहौर नश्तर कॉलोनी के इलाका में 150 से जायद वारदातों में मतलूब
मुलविस इश्तिहारी डकैत ज़ेर हिरासत मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गया है। मैं बताता चलूं कि मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा को ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन के डीएसपी हुसैन हैदर ने अपनी टीम आलमगीर थानेदार के हमरा पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया था, जिसको निशानदेही और असला की बरामदगी के लिए निश्तर कॉलोनी के इलाके में ले जाया जा रहा था कि मुलजिम के 3 साथियों को गुलाम मुस्तफ़ा के आने की इतला पहले से ही मौसूल हो गई थी। मुलजमान ने अपने ही साथी को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजा में अपने ही साथी को कत्ल कर दिया। वाकये की इत्तला मिलते ही डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम हुसैन हैदर अपनी टीम के हमरा जाए वकूआ पर पहुंच गए और फायरिंग करने वाले मुलजमान की तलाश शुरू कर दी, जबकि रेडिंग पार्टी ने मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा को फौरी इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो रास्ते में ही दम तोड़ गया। जबकि डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हुसैन हैदर ने से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि मुलजिम साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है, जिसने लाहौर निश्तर कॉलोनी के इलाका में शहरी को दौरान वारदात कत्ल और फैसल टाउन के इलाका में वारदात के दौरान शहरी को गोलियां मारकर जख्मी किया था। जबकि गिरफ्तार होने वाला गुलाम मुस्तफ़ा इंतहाई खतरनाक मुलजिम था, जिसके खिलाफ लाहौर नवाब टाउन, निश्तर कॉलोनी, कोट रखपत, गालब मार्केट, काहना, रायविंड सिटी, शादरा टाउन, शफीकाबाद, बदामी बाग, शादबाग, मिसरी शाह, लियाकताबाद समेत दीगर इजला में डकैती, हाउस रॉबरी, दौरान वारदात, शहरियों को कत्ल और जख्मी करने के मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज थे। जब मुलजिम की डेड बॉडी को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहां पर मुद्दई मुकदमा की जानिब से भी जो है वो आमद हुई और उन्होंने पहचान लिया कि ये वही मुलजिम है जो डकैती की वारदात करके फायरिंग भी करता था। जबकि गुलाम मुस्तफ़ा को कत्ल करने वाले 3 साथियों की तलाश में पुलिस जगह जगह छापे भी मार रही है। जबकि दूसरी जानिब मैं बताता चलूं कि ज़ेर हिरासत मुलजिम को छुड़वाने वाले 3 साथी कत्ल की हौलनाक वारदात करने के बाद जाए वकूआ से फरार होने में कामयाब हो गए थे। जबकि पुलिस ने मुलजमान की मोटरसाइकिल को जब चेक किया तो मालूम हुआ कि चंद रोज कबल ग्रीन टाउन के इलाका से शहरी की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसका मुकदमा बाकायदा तौर पर 381 में पहले ही थाना ग्रीन टाउन में दर्ज था। क्योंकि ये पहले मोटरसाइकिल चोरी हुई, फिर उसके बाद ये लोग मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके अपने साथी को छुड़ाने के लिए आए और वहां पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में अपने ही साथी को कत्ल किया और मोटरसाइकिल वहीं पर फेंक कर जो है वो फरार हो गए हैं। ताहम जो है वो सीआईए मॉडल टाउन की जो टीम थी, जिसको ऑर्गेनाइज क्राइम का नाम दिया गया है, वो मुलजमान की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। मोबाइल फोन का डाटा भी हासिल कर लिया गया है और बाकायदा लोकेटर के जरिए मुलजमान की गिरफ्तारी आज रात तक। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप अपडेट कर रहे थे। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना के हुक्म पर लाहौर पुलिस के जेर इंतजाम कंप्लेंट सेल के जरिए शहरियों को खिदमात की फराहमी मुसलसल जारी है। तर्जुमान लाहौर पुलिस फरहान शेख के मुताबिक लाहौर पुलिस के कंप्लेंट सेल में रवां साल में अब तक मजमूई तौर पर 13,238 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 12,833 दरख्वास्तें निपटा दी गई। बकाया 405 दरख्वास्तों पर कार्रवाई जारी है। लाहौर पुलिस के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए एवान ने वजीर आला के पोर्टल से मौसूल होने वाली 299 से 293 दरख्वास्तों को भी निपटा दिया गया। मसाइल के हल के लिए सीसीपीओ ऑफिस आने वाले 6,307 दरख्वास्त गुजारों की 6,159 दरख्वास्तें निपटाई जा चुकी हैं, जबकि बकाया 138 पर कार्रवाई की जा रही है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के पेशावराना अमूर के बारे में जायजा इजलास हुआ। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने रवां बरस की कारकर्दगी के बारे में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को ब्रीफिंग दी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के रवां बरस 24,524 मुकदमात के चालान जमा करवाए गए थे, जिनमें से 34,619 मुलजमान भी गिरफ्तार हुए। डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने बताया कि रवां बरस के दौरान कत्ल, डकैती समेत एक कैटेगरी के 913 मुलजमान जबकि 201 गैंग्स के 662 मुलजमान भी गिरफ्तार हुए। शहरियों को 82 मिलियन रुपए से ज्यादा रकम मुजरमान से रिकवर करके दी जा चुकी है। साल 2023 में 48 लाख शहरी कानून शिकन निकले हैं। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों में मोटरसाइकिल सवार सबसे आगे पहुंच चुका। लाहौर ट्रैफिक पुलिस के साल 2023 के दादुशुमार के मुताबिक 22,64,000 मोटरसाइकिल सवारों के हेलमेट न पहनने पर चालान टैक्सेस जारी किए गए हैं। 5,20,927 बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं, जबकि मोटरसाइकिल चलाने पर चालान टैक्स भी जारी किया गया। सीटीओ लाहौर इमारा अतहर का कहना था कि लैंड लाइन, स्टॉप लाइन और ज़ेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर 2,23,000 व्हीकल्स और गलत पार्किंग करने पर 1,20,000 व्हीकल्स पकड़े गए हैं।
शहर से कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन मटीरियल ठिकाने लगाने का मामला सामने आ गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर CEO बाबर साहबदीन की सरबराही में अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में LDA टाउन प्लानिंग विंग के अफसरान, LWMC इन्फोर्समेंट विंग और ऑपरेशन विंग के अलावा बिजनेस डेवलपमेंट विंग ने भी शिरकत की है। अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे कामरान अली। जी कामरान, क्या कहना है आपका इस हवाले से? जी, ये वजीर हाउसिंग सैयद असद अली नासिर और वज़ीर पंजाब की हिदायत पर शहर से कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन मटीरियल ठिकाने लगाने के हवाले से कमिश्नर लाहौर व मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर CEO बाबर साहब की सरबराही में अहम इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया है। LDA टीमों ने टाउन प्लानिंग विंग, LWMC इन्फोर्समेंट विंग ने कंस्ट्रक्शन मटीरियल और गैर कानूनी तौर पर डंपिंग करने वालों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का फैसला किया है। इस हवाले से LWMC, LDA और MCL ज्वाइंट टीमें जो है वो तश्कील देने का मुतफ़िका फैसला किया गया है। ज्वाइंट टीमें मिलकर शहर भर से इन्फोर्समेंट कार्रवाइयां करेंगी। बाबर साहब दीन ने कहा तामीराती मलबा ठिकाने लगाने वाले बिल्डिंग मालिकान और ठेकेदारों को जुर्माने और FIR का सामना भी है करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया कामरान, आप अपडेट कर रहे थे। थानों की अपग्रेडेशन, फॉरेस्ट सिफ्स लाहौर सर्विसेज और रनाई खूबसूरती से मुतासर मशहूर TV अदाकारा मोमना इकबाल थाना मस्ती गेट पहुंच गई। मस्ती गेट आने पर SPCT ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा, SP शाजी इसहाक और SHO मस्ती गेट असलम शफी ने वेलकम किया। मोमना इकबाल ने SPCT कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा से भी मुलाकात की। SPCT कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने मशहूर एक्ट्रेस थानों की सर्विसेज सिर्फ मोमना इकबाल को आगाह किया। SPCT ने अदाकारा मोमना इकबाल को फ्रंट डेस्क और फैसिलिटेशन ऑफिसर समेत मैसर आने वाली सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बाहैसियत खतून थाने में आकर एहसास तहफ़्फ़ुज़ महसूस हुआ। मोमना इकबाल ने IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में थानों के अपग्रेडेशन और तामीराती कामों को सराहा। SPCT कहते हैं थाने आने वाले अवाम उन्नास की फौरी खिदमत को यकीनी बना रहे हैं। मंसूरा में लाहौर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से सदर राइस मिल्स एसोसिएशन जिला कसूर मलिक मोहसिन नज़ीर ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। सदर राइस मिल्स मलिक मोहसिन नज़ीर ने फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए 50 लाख का चेक अमीर जमात इस्लामी को पेश किया। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक से सदर राइस मिल्स एसोसिएशन जिला कसूर मलिक मोहसिन नज़ीर की वफद के हमरा मुलाकात। सदर राइस मिल्स एसोसिएशन जिला कसूर मलिक मोहसिन नज़ीर ने फलस्तीनियों की इमदाद के लिए 50 लाख का चेक अमीर जमात इस्लामी को पेश किया। वफद में मोहम्मद अली अकबर, हाजी मोहम्मद रमजान, मियां लियाकत, मियां इशफाक, मोहम्मद शब्बीर, आहद जमाल, असद जमाल, अकबर एडवोकेट और चौधरी मुनीर शामिल थे। मुलाकात 1 घंटा जारी रही। इस मौके पर सेक्रेटरी इत्तला जामी जमात इस्लामी पाकिस्तान कैसर शरीफ भी मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अहलिया ने पाकिस्तान ने हमेशा अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए दिल खोलकर मदद की है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल अहले फलस्तीन के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान की अवाम ने भरपूर अंदाज में फलस्तीन के हक में न सिर्फ आवाज बुलंद की बल्कि हर फोरम पर इसराइल के मुजालिम की मजम्मत की और माली तौर पर भी तावन किया। मगर बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान अवाम के जज्बात की तर्जमानी नहीं कर सके। तीनों हुक्मरान सियासी जमातें अमेरिका और अस्तमारी कुव्वतों के खौफ और नाराजगी के डर से आलमी फोरम्स पर कोई जानदार मौक़िफ़ और एहतजाज करने में नाकाम रही है। जमात इस्लामी हमेशा बुनियादी इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद करती है और मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के जरिए अमली काम भी कर रही है। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान बैनुल अक़वामी NGOs के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। आजमाइश की इस घड़ी में फलस्तीनियों के हौसले बुलंद है और आइंदा के लिए पुरअज़म भी फलस्तीनी अवाम से सरखरू है और इसराइली बज़मीयत का शिकार है और जल्द शिकस्त से दो चार होगा। इस मौके पर सदर राइस मिल्स एसोसिएशन कसूर मलिक मोहसिन नज़ीर ने जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन की कोशिशों को सराहा और कहा कि दुनिया भर में कोई आफत आती है तो जमात इस्लामी और अल खिदमत के लोग बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां करते हैं। इस वक्त फलस्तीन की जितनी सपोर्ट की जाए कम है। दुनिया भर के मुसलमानों और इंसानों को फलस्तीन की हमायत व मदद करनी चाहिए ताकि आजमाइश से दो चार फलस्तीनियों की दाद रसी हो सके। आखिर में वफद ने अमीर जमात इस्लामी का शुक्र। DC लाहौर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर राफे हैदर की ज़ेर सदारत रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जनरल इलेक्शन 2024 की हल्फ बर्दारी तकरीब हुई।
تقریب میں ڈی سی لاہور اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر رافع حیدر نے جنرل الیکشن 2024 کے حوالے سے حلف لیا۔ ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر کی حلف برداری تقریب میں شرکت کی۔ ضلع لاہور کے 30 صوبائی اور 14 قومی اسمبلی کے حلقوں میں تعینات ہونے والے ریٹرننگ افسران نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ 88 اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران نے تقریب حلف برداری میں شرکت اختیار کی۔ مجموعی طور پر 132 افسران تقریب حلف برداری میں شریک ہوئے۔ حلف برداری تقریب جناح ہال میں منعقد کی گئی۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے پاور سیکٹر اور انرجی سیکٹر کی قیمتوں میں کمی لانا ہوگی۔ صنعتی ترقی کے بغیر ملک میں معاشی خوشحالی ممکن نہیں۔ کاشف انور اس وقت لاہور چیمبر میں ہمارے رپورٹر علی فاروق کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی میں موجود ہوں لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور کے پاس۔ ان سے پوچھتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور آئندہ سال فیبری میں ہونے والے الیکشن سے کیا معاشی صورتحال بہتر ہوگی، اس والے سے بات کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کاشف بھائی بتائیے گا، یہ صورتحال کچھ ڈالر تو اپنی جگہ پہ ابھی سٹیبل ہے 288 یا 287 پہ، لیکن یہ آئندہ سال حکومت بننے جا رہی ہے، سول حکومت، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کوئی صورتحال بہتر ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ضروری ہے، جمہوری حکومت ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے، تو لیکن ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ کنسسٹنسی آف پالیسیز ہونی چاہیے، چارٹر آف اکانومی کا سائن ہونا چاہیے، معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے، کیونکہ پہلے معیشت پھر سیاست، لیکن الیکشنز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلز چل رہی ہیں اور آئی ایم ایف ابھی تک ہماری سیکنڈ پیمنٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں کر رہا۔ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جو گورنمنٹ نے ریڈکشن کی ہے پیٹرولیم کی پرائسز میں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہماری ان پٹ کاسٹ کم نہیں ہوگی، تب تک ہم انفلیشن کم نہیں ہوگی، تب تک انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہوگا، اور روپے کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہے۔ چاہے ہمارے ایکسپیٹریٹس پیسے بھیجیں، چاہے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں، چاہے ہماری امپورٹس کم ہوں، چاہے ہمارے ملک کے اندر ایف ڈی آئی، کیونکہ جب تک ہمارا روپیہ مستحکم نہیں ہوگا، جب تک ڈالر کمزور نہیں ہوگا، تب تک لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہوں گی، انفلیشن ہم نہیں، مہنگائی کو ہم نہیں کم کر سکیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ہم کچھ بھی کریں، ہمیں روپے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی پالیسیز کو بنانا ہے، اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز بہت ضروری ہے کہ اگر اس گورنمنٹ نے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے ڈفرینس کو یہاں پر روکا ہے تو اس کو آگے بھی رکا رہنا چاہیے اور روپیہ مضبوط ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ یہ انہوں نے یہی کہا جی ہمیں لائن لاسز کو کم کرنا ہوگا، گیس چوری، بجلی چوری کو بھی روکنا ہوگا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے لانا ہوگا، اسی صورت لاہور پولیس کی کارکردگی کے نمایاں نکات جاری کر دیے گئے۔ 15 کی کالز پر لاہور پولیس کی بروقت کارروائیوں کے نتیجے میں صوبائی دارالحکومت میں کرائم ریٹ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ 15 پر موصول ہونے والی کالز کے مطابق لاہور پولیس کی کاوشوں سے قتل اور اقدام قتل جیسے سنگین واقعات میں 32%، وہیکل چوری کے واقعات میں 20%، جبکہ وہیکل سنیچنگ میں 19% کمی واقع ہوئی۔ پراپرٹی کرائم میں اکتوبر کے مقابلے میں نومبر میں 17% کمی آئی۔ کرائم برخلاف پرسن بھی اکتوبر کے مقابلے میں 17% تک کمی آئی ہے۔ اسی طرح روبری کے مقدمات میں گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 16% کمی ہوئی۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران نامزد زیر تفتیش مقدمات کے معیار تفتیش میں بھی واضح بہتری آئی ہے۔ 6 ماہ قبل موٹر سائیکل چوری کے 130 سے 160 مقدمات روزانہ کی بنیاد پر رجسٹر ہو رہے تھے، جو موٹر پیٹرولنگ اور حکمت عملی کی وجہ سے کم ہو کے 30 سے 50 تک رہ گئے ہیں۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔